अज्ञे की कविता है नदी के द्वीप। अभी हम इस कविता पर विचार करेंगे। ये कविता है और इसमें कुछ तत्सम के शब्दों का प्रयोग है, जो कुछ मुश्किल शब्द हैं। उसका जो मुश्किल शब्द मुझे लगे हैं उसका शब्दार्थ हमने यहाँ दिया है। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि अज्ञे के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। ये परिचय मैंने गूगल के एक वेबसाइट से लिया है। आप खुद भी गूगल करके ये परिचय देख सकते हैं। हम ये जानते हैं कि अज्ञे जो हैं वो प्रयोगवाद के प्रस्तोता थे, जो अज्ञे प्रयोगवाद को लेकर आए हिंदी कविता में। और प्रयोगवाद जो है वह बाद में नई कविता में रूपांतरित होता है और प्रगतिवाद के विरोध के साथ प्रयोगवाद आया था। तो प्रगतिवाद में ऐसा था कि वहाँ पर समाज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था और आधुनिकतावादी जो चिंतन प्रणाली थी अज्ञे की, उन्हें लगा कि कविता के लिए ठीक नहीं है, कला के लिए ठीक नहीं है। तो ये उनका परिचय है जो यहाँ आप देख रहे हैं। ये कविता संग्रह हैं उनके। लगभग उन्होंने हर विधा में रचना की। कविता, कहानियाँ, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध संग्रह, आलोचना, संस्मरण, डायरियाँ, विचार गद्य, नाटक, और उनकी जीवनी भी लिखी है रामकमल राय ने, शिखर से सागर तक। ये उनके संपादित ग्रंथ हैं, जिसमें तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, उसके बाद एक चौथा सप्तक भी आया था। पर ये जो 3 सप्तक हैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला उनको आंगन के पार द्वार पर 1964 ईस्वी में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में, कितने नामों में कितनी बार। तो इस तरह से अज्ञे जो थे वो कई तरह के विधाओं में पारंगत थे और बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत विद्वान थे। और आप ये देख ही रहे हैं कि वो निबंधकार, संपादक, अध्यापक भी थे, कवि, और एक बहुत बड़े कथाकार तो थे ही। तो नदी के द्वीप कविता के जो कविता है, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरिप, उभार, सैकत कुल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। लंबी कविता है। आप धीरे धीरे हम जब इसकी व्याख्या करेंगे तो उसे पढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर ये वे सारे शब्द जो थोड़े मुझे मुश्किल प्रतीत हुए या तो नहीं भी लग सकते हैं, तो उनके ये अर्थ हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इन सारे शब्दों के अर्थ देख सकते हैं, जिसका लिख ले सकते हैं। जब आप कविता पढ़ रहे हो तो ये सारे अर्थ जो होंगे वो सामने होंगे। और पहली दूसरी ही पंक्ति है कि हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। तो स्रोतस्विनी का मतलब है नदी, मतलब बाकी जो 1-2 अर्थ और मैंने दिया है। तो ये सारे शब्दार्थ हैं। फिर हम आते हैं कविता पर आते हैं, जो नदी के द्वीप कविता है। यह कविता जो है 11 सितंबर 1949 को लिखी गई। इससे पहले एक और कविता पर हमने अपने इस सिलेबस के अंतर्गत बात किया था, हमारा देश, जो 6 फरवरी 1949 को लिखी गई थी। वह कविता रांची में लिखी गई थी, रांची से मुंगरी जाते हुए। तो उसमें घास फूस की झोपड़ी और आदिवासी संस्कृति, ढोल, मांदर, बांसुरी की बात थी। ये इलाहाबाद में लिखी गई है। हम जानते हैं इलाहाबाद 3 नदियों का संगम है, तो यहाँ नदी के द्वीप की बात है। यह अच्छा है कि कवि वहाँ है जहाँ से वह चीज़ों को देखकर
उसके माध्यम से अपनी बातों को हमारे सामने रख सकता है। बहुत बार नदी के द्वीप कविता को नई कविता का या प्रयोगवादी कविता का मैनिफेस्टो भी माना जाता है, मतलब नई कविता का विशेषकर। प्रयोगवाद तो 1943 से ही शुरू हो गया था। तो ये जो कविता है उसकी पहली पंक्ति ही है, हम नदी के द्वीप हैं। हम यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्ति और उसका तत्व यानी व्यक्तित्व ही नदी का द्वीप है। बहुवचन में इसको अगर हम कहेंगे तो नदी के द्वीप। कविता का जो पहला वाक्य है, हम नदी के द्वीप हैं, यह एक संदेश हो सकता है, यह एक घोषणा है, यह एक वक्तव्य है। अज्ञेय जो थे वो कविता में वक्तव्य को, विचार को महत्व नहीं देते थे, मतलब समर्थक नहीं थे। वो कहते थे कि जो लोग कविताओं में अपने विचार डालते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं, ऐसी कविताओं को कविता विचार कहा जाना चाहिए, न कि विचार कविता है। यानी कविता में वो विचार प्रकट कर रहे हैं, वो विचार गद्य में भी किया जा सकता था तो पद्य में कह रहे हैं। पर यहाँ जो हम नदी के द्वीप हैं, ये पहली पंक्ति जो है, ये अपने आप में एक वक्तव्य है। ये वक्तव्य जो है, ये इसको अब सत्यापित नहीं किया जा सकता है, इसका अनुभव किया जा सकता है। अब इस कविता को पढ़ने से पहले हम समझ लें कि ये कविता में एक प्रतीक योजना है, जिसमें नदी के द्वीप दोनों है, नदी और द्वीप है, और फिर एक भूखंड है जो इस कविता के को हम पढ़ते हुए देखेंगे। तो यहाँ द्वीप का अर्थ जो है, इसके दो अर्थ हैं इस कविता में, मतलब प्रतीक के भी प्रतीक हैं। तो पहला तो जो अर्थ है, द्वीप का अर्थ है व्यक्तित्व, नदी का अर्थ है संस्कृति या परंपरा, और भूखंड का अर्थ है समाज। ये व्यक्तित्व जो क्या है, ये शिशु है, और ये संस्कृति जो है माँ की तरह है, और जो समाज है पिता है। यानी द्वीप शिशु, नदी माँ, भूखंड पिता। तो ये इस प्रतीक की योजना इस कविता में आपको दिखाई पड़ेंगी। अब इस समीकरण में जो द्वीप या व्यक्तित्व की जिसमें केंद्रीयता है, द्वीप ही मुख्य है, वही उस संबंध को परिभाषित करता है जो नदी और भूखंड का उससे है। मतलब कि द्वीप ही तय करेगा कि नदी और भूखंड से उसका कैसा संबंध है, तो यह केंद्रीय है। अब हर एक पद के लिए यहाँ दो प्रतीक हैं, क्योंकि बाकी के दोनों पदों से उसके संबंध को एक ही प्रतीक पूर्णता में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं इस कविता के अंदर। अब प्रतीकों का एक स्तर प्राकृतिक है, द्वीप, नदी, भूखंड। दूसरा मानवीय है, शिशु, माँ, पिता। ये दोनों मिलकर प्रकृति और मनुष्य के अविभाज्य सृष्टि संबंध को बताते हैं। मतलब इसमें अनायास ये संप्रेषित होता है कि व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज जितने मानवीय हैं उतने प्रकृति भी। और व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज में वही संबंध है जो द्वीप, नदी और भूखंड में या शिशु, माँ और पिता में है। अब ऐसी कविताओं में प्रतीक व्यवस्था को बहुत बार विचारों का सहारा लेना पड़ता है, जबकि मैंने बताया कि अज्ञेय जो थे वो विचार कविता के समर्थक नहीं थे। अब ऐसी कविताओं में जिसमें प्रतीक व्यवस्थाओं का या प्रतीकों की मदद लेनी पड़ती है, उसमें कवि की इच्छा एक पूरे विचार को संप्रेषित करने की होती है। इसीलिए बिंब की जगह प्रतीक व्यवस्था की योजना की जाती है। अब बिंब जो है वह कविता में चित्रों को प्रस्तुत करता है। बिंबात्मक भाषा को छायावाद में बहुत महत्व दिया गया। पर वक्तव्य की ज़रूरत तब होती है जब कवि को प्रतीकों में चले आ रहे अर्थों की परत काट कर अपना अर्थ भरना होता है। मतलब प्रतीक जो हैं वो एक तरह के अर्थ पहले से ही लेकर चलते हैं। अब उसको काट कर अपना अर्थ भरना है तो उसमें आपको वक्तव्य की मदद तो लेनी ही होगी, या फिर तब जब प्रतीक मात्र यानी सिर्फ प्रतीकों से विचार का पूरा भार वहन नहीं हो पाता है। इस कविता में माँ और शिशु के बीच संबंध जो है वह कोई नई या मौलिक बात नहीं है। अब सुमित्रा नंदन पंत की कविता है नौका विहार, उसकी ये जो पंक्ति आप देखिए
कि माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप। इसी कविता में लिखा है अज्ञेय ने, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में, यानी नदी के गोद में। तो ये जो प्रतीक योजना है या प्रतीकों की जो मदद है, तो ये कोई नई या मौलिक जो खोज नहीं है अज्ञेय की। अब नदी का प्रतीक जो है वह संस्कृति की चिरंतनता और परिवर्तनशीलता, यानी नदी हमेशा से है और परिवर्तनशील भी है, ये दोनों को व्यंजित कर रहा है इस कविता में। यह प्रवाह है जो आपस में विरोधी दिखने वाले इन दोनों गुण धर्मों को एक कर रहा है कि नदी जो है वह चिरंतन भी है, हमेशा से भी है और परिवर्तनशील भी है। तो ये जो वक्तव्य के बिना ये संभव नहीं है। नदी जो है वो हमारी पुरातनतम सबसे पुरानी स्मृतियों में से एक है। जैसे पहाड़, समुद्र, ये सारी चीज़ें हैं प्रकृति की, पर हमसे दूर है, और नदी जो हमारे बीच रहती है, यहाँ सभ्यताएं विकसित हुई। तो परिवर्तनशीलता के साथ साथ आत्मीयता भी नदी की एक विशेषता है, यानी संस्कृति की विशेषता है। अब नदी को माँ कहना उसके जीवनदायिनी और उसके आत्मीयता वाले गुण को हमें उससे परिचय करवाते हैं। अब जैसे समतल मैदान पर, पहाड़ पर, पठार पर समुद्र से कुछ पाने के लिए हमको श्रम करना पड़ता है, जबकि नदी जो है हमारे प्राथमिक ज़रूरतों के लिए हमसे कुछ नहीं लेती। हाँ, अगर उससे ज़्यादा लेना है तो फिर आप बांध बना, श्रम करके बांध बनाकर उससे आप बिजली पैदा करते। तो हम नहीं कहते हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। इसी संस्कृति ने हमें बनाया है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमसे अलग होकर संस्कृति, मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि हम संस्कृति से अलग हैं। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरिप, उभार, सैकत कुल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी है। अब नदी जिस तरह द्वीप के उभार, उसके रेत से भरे जो तट हैं उसको गढ़ती है, उसके बाहरी और भीतरी जो रूप है उसको गढ़ती है। कहीं बैक वाटर होता है, पानी अंदर तक घुसा रहता है, तो जो भी द्वीप का जो बनावट है वो नदी के द्वारा गढ़ा जाता है। उसी तरह से संस्कृति जो है वह व्यक्तित्व की रूपरेखा, चाल चलन, चरित्र, मूल्यबोध सबको गढ़ती है। माँ जैसे जन्म देती है, नहाती धुलाती है, मालिश करती है, घर के बाहर भी गढ़ती है। हमारी वो पहली शिक्षिका होती है, नीति की शिक्षा वही देती है, जीवन मूल्यों का, प्यार, विश्वास और मान्यताओं का संस्कार देती है। लेकिन जब नदी से अलग होकर द्वीप बन जाता है, संस्कृति से अलग होकर हम एक व्यक्ति के रूप में बड़े होने लगते हैं, यानी गर्भ से निकलकर जब स्वतंत्र अस्तित्व हासिल कर लेते हैं, तो बचपन, यौवन और वयस्कता की जो सीढ़ियाँ हैं उसको चढ़ते हम धीरे धीरे माँ से अलग अपना व्यक्तित्व विकसित करने लगते हैं। उसी तरह व्यक्ति भी संस्कृति से रूप और आकार और संस्कार पाने के बावजूद मूलतः स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ऐसा अज्ञेय कह रहे हैं कि माँ है वह, इसी से माँ है वह है, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। हम लेकिन उससे बने हैं, लेकिन उसी संस्कृति के हिस्सा हैं, लेकिन हमारा अपना एक व्यक्तित्व है, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, रहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। मतलब संस्कृति के प्रति समर्पण और स्वतंत्र अस्तित्व तथा अपनी अस्मिता के विबोध के योग से ही एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब जो कविता का रूपक है, मतलब जैसे वो कह रहे हैं कि हम उस संस्कृति के में नहीं, मतलब व्यक्तित्व जो है और व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से उस संस्कृति में घुल मिल नहीं जाता है। क्योंकि जिस तरह से द्वीप अगर है वो अगर धारा हो जाएगा तो क्या करेगा। वो कह रहे हैं कि आगे है कि और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या धार बन सकते, रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। आपको कह रहे हैं
कि हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। अगर हम बहेंगे, उस रेत से मिलकर द्वीप बना है, तो बहेंगे तो खत्म हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, मतलब पैर उखड़ जाएगा। प्लवन मतलब फ्लोट करना, तैरते हुआ जाना। प्लावन मतलब बाढ़, और प्लवन मतलब तैरना, तिरना। और फिर चूर्ण होकर भी क्या धार बन सकते हैं? नहीं ना। हम रेत बनकर सलिल को, नदी को, उस संस्कृति को खराब ही करेंगे। तो द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। मतलब कि यह कविता का जो है प्रतीक विधान वो परिवार का रूपक बनाता है, जिसमें संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व क्रमशः माँ बाप और शिशु हैं। साथ ही साथ नदी, भूखंड और द्वीप भी। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड जो है वह अपना पितर है। अब यहाँ पर जो है वह पिता का रूपक भी सामने आता है। आप देखिए कि अगर आगे की जो पंक्तियाँ हैं कि नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। अब कविता में कुल इतनी ही पंक्तियाँ पाठक ये लक्ष्य करता है कि भूखंड के बारे में। कवि यह इस कविता में इनकार नहीं करता है कि भूखंड यानी समाज या पिता से द्वीप यानी व्यक्तित्व और शिशु का रिश्ता है, लेकिन यह रिश्ता अप्रत्यक्ष है, औपचारिक है, दूर का है, कम आत्मीय जरूर है, जरूरत भर का है। और भूखंड का जो रिश्ता सचमुच में दूर का ही होता है, और नदी ही दोनों को मिलाती है। वैसे ही जैसे माँ ही बच्चे को पिता का संज्ञान कराती है, यदि माँ न बताए तो शिशु प्रामाणिक तौर पर नहीं जान सकता कि उसका पिता कौन है। पिता के साथ उसके रिश्ते का एकमात्र प्रमाण जो है वो माँ ही है। नागार्जुन की वो कविता याद कीजिए, धंतुरित मुस्कान, जिसमें नागार्जुन ये कहते हैं कि अगर माँ न तुम्हारी माध्यम बनी होती जान, तो मैं तुमको कैसे पाता आज जान, मतलब कैसे मैं तुम्हें जान पाता। और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, कोई बच्चे की मुस्कान को कैसे देखता। मैं तो हमेशा घर से बाहर रहा, तो तुम्हारी माँ के माध्यम से मैं तुम्हें पहचान पा रहा हूँ। और ऐसे भी मातृसत्तात्मक जो समाज था, उसमें पिता हाशिए का ही जीव था, उसके लिए कोई कर्म भी निर्धारित नहीं थे। तो कवि कहता है कि पिता का अंश बच्चे में है, पितृसत्तात्मक समाज में उसकी संपत्ति का वो वारिस भी है, और चुकाना भी उससे पितृ ऋण ही है। भूखंड से जो दाय हमको मिला है, बावजूद इसके इन सब चीज़ों के बच्चे से उसका संबंध अप्रत्यक्ष, औपचारिक और जरूरत के तकाजे से ही नियमित होता है। आगे इस कविता में व्यक्ति, समाज और संस्कृति का ऐसा ही संबंध देखते हैं। व्यक्तित्व के लिए संस्कृति आंतरिक है, उसकी जीवनी शक्ति है, जबकि समाज अपेक्षाकृत बाहरी है, जो जीने का साधन मुहैया कराता है। पिता की तरह समाज भी जो है बाहरी है, मतलब ऐसा आगे इस कविता में बता रहे हैं। अब कविता के प्रतीक विधान में जो विचार आकार लेता है, उसमें समाज के प्रति जवाबदेही तो है, लेकिन व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी भूमिका जो है वह द्वितीय स्तर का है, प्राथमिक नहीं है, बाहरी है, भीतरी नहीं है। इस कविता के प्रतीक विधान में समाज सबसे कमतर महत्व रखता है। आगे की एक और प्रसिद्ध कविता है, यह दीप अकेला। इसमें व्यक्ति और समाज का संबंध ही केंद्रीय तत्व है। यह दीप अकेला गर्व भरा है, मदमाता इसको भी पंक्ति को दे दो। अब लेकिन यह एक दीप अकेला में जो दीपों की पंक्तियाँ और व्यक्ति और समाज का जो सरलीकृत समीकरण है, वह नदी के द्वीप में इतना सरलीकृत नहीं है, क्योंकि संस्कृति जो है वो मूल्यों, अवधारणाओं, अभिरुचियों, चिंतन, कला, दर्शन और नैतिकताओं का क्षेत्र माना जाता है। यानी इसकी उत्पत्ति में मानस की भूमिका का ज़्यादा महत्व होता है, मन की भूमिका का महत्व ज़्यादा होता है। अब ये देखिए कि आचार्य नरेंद्र देव ने कहा था कि संस्कृति जो है वह चित्त की खेती है, लेकिन मानस या चित्त भी जिन भौतिक कर्मों से नियमित होता है, उसका क्षेत्र समाज है। आदिम समाजों में ही आदिम संस्कृति ने जन्म लिया, अकेले मनुष्य ने नहीं, समूहबद्ध मनुष्य ने ही संस्कृति की रचना की। समाज और संस्कृति को अलगाना ही संभव नहीं है। वो व्यक्ति के अनुभव में वैसे अलग नहीं है जैसे भूखंड और नदी और माता पिता। व्यक्ति कर्म और मूल्यों के क्षेत्र में एक साथ जन्मता है। संस्कृति उसे समाज से नहीं परिचित कराती, वो प्रत्यक्षतः समाज में ही जन्म लेता है। अब विडंबना यह है कि इस कविता में यह प्रस्तावित है
कि समाज की अपेक्षा संस्कृति स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण में अधिक महत्वपूर्ण और प्राथमिक भूमिका निभाती है। अब इस कविता का प्रतीक विधान परिवार का रूपक उभारता है, जो प्रधानतः सामाजिक इकाई है। तो यह जो प्रतीक व्यवस्था है उसमें व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज के प्रतीक एक स्तर पर क्रमशः द्वीप, नदी और भूखंड हैं और दूसरे स्तर पर शिशु, माँ और पिता। क्यों न हम इसे प्रतीकों के दो स्तर न मानकर प्रतीकों के ही प्रतीक माने। जिस तरह व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज के प्रतीक क्रमशः द्वीप, नदी और भूखंड हैं, उसी तरह द्वीप, नदी और भूखंड के प्रतीक क्रमशः शिशु, माँ और पिता हैं। अब ऐसे देखने पर अर्थ ग्रहण में थोड़ा फर्क आता है, खास तौर पर कविता के उस आखिरी हिस्से को जब हम देखते हैं जहाँ नदी का विनाशकारी चित्र उपस्थित हुआ है। न तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, यह श्वेत स्विनी ही कर्मनाशा, कीर्तिनाशा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। तो हमें स्वीकार है वह भी, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे। अब जब वो कह रहे हैं कि तो स्वीकार है, हमें स्वीकार है वह भी, यानी नदी के दोनों रूप मनुष्य जो है उसका अनुभव करता है। सामान्यतः नदी जो है वह जीवनदायिनी है, लेकिन बाढ़ आने पर वह तबाही भी खूब मचाती है। नदी के ये दोनों रूप क्या मातृ स्वरूप हो सकते हैं? अगर मिथक का सहारा लें तो अवश्य, क्योंकि हिंदू मिथकों की दुनिया में मातृशक्ति दोनों रूप में आती है। वह अन्नपूर्णा है तो काली भी है। यदि हम दोहरे प्रतीकों वाला विधान माने और नदी और माँ दोनों को संस्कृति का समानांतर प्रतीक मानकर चलें, तो ऊपर उद्धृत कविता की आखिर की पंक्तियों में अर्थ ग्रहण में वैसी सहजता नहीं रह जाएगी। अब संस्कृति का प्रतीक नदी और नदी का प्रतीक माँ लेने पर, अर्थात प्रतीक का प्रतीक वाला विधान मानने पर कोई अर्थगत परेशानी नहीं उपस्थित होती। न मानने पर माना कि नदी और मातृशक्ति दोनों में सृजन और विनाश दोनों का गुण का निवेश है। ठीक है कि वो माँ का ही रूपक है, तो तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे। लेकिन क्या मतलब नदी जो है मातृशक्ति के रूप में सृजन और विनाश दोनों का गुण है उसमें क्या संस्कृति में भी ऐसा ही है? क्या संस्कृति जो है व्यक्तित्वों का विनाश भी कर सकती है? थोड़ा सोचने पर मिथक नहीं किंतु इतिहास जरूर हमारी मदद करेगा। इस कविता में व्यक्तित्व का केंद्रीय गुण है स्वातंत्र्य। इतिहास गवाह है जब संस्कृति या परंपरा के जोर पर स्वातंत्र्य की चेतना को नष्ट किया गया। अब व्यक्ति स्वातंत्र्य जो है वो सबसे प्रमुख गुण है इस कविता का, लेकिन संस्कृति जो है वो उसको नष्ट भी करती है। जैसे गैलीलियो जैसों को चर्च के आगे झुकना पड़ा जब, या पुरोहित आदमी जो संस्कृति का पतन हुआ और स्वतंत्र मेधा को नष्ट किया गया। तो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे। इतिहास दूसरों के स्वैराचार से या अतिचार से नदी और संस्कृति दोनों के प्रदूषण और उससे उत्पन्न जीवन और स्वातंत्र्य के विनाश का गवाह है। जबकि मिथकों में मातृशक्ति के प्रलयंकारी रूप की कल्पना मिलती है। लेकिन कवि दूसरों के अत्याचार को ही नहीं बल्कि नदी के हालात को भी वैकल्पिक रूप से प्रलयंकारी भूमिका का कारण मानता है। नदी के अर्थ में यह हालात जो अगर प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, जहाँ कोई बाहरी कारक नहीं, बल्कि नदी का प्राकृतिक उफान भी विनाश का कारण बनता है। इस उफान को लाक्षणिक तौर पर मतलब जो नदी में उफान आता है उसको अगर हम हालात कहें तो उसमें कोई समस्या नहीं। मिथक के सहारे मातृशक्ति के अर्थ में काली या श्यामा का नर्तन भी आह्लाद ही है जो प्रलयंकारी है। लेकिन अगर मूल प्रतिकार तक जाएं तो संस्कृति के अर्थ में आह्लाद और विनाश में कोई रिश्ता न तो इतिहास और न मिथक के सहारे बन पाएगा। इसलिए प्रतीक के प्रतीक वाला विधान मानना अधिक ठीक है, क्योंकि तब एक प्रतीक दूसरे का प्रतीकार्थ होगा और इस प्रकार उस प्रतीक का स्वतंत्र अर्थगत जीवन होगा। इस कविता की खास प्रतीक व्यवस्था में जहाँ दूसरों के अत्याचार से प्लावित नदी यानी बाढ़ से उफनती हुई नदी का संस्कृति की खास आचरण के प्रतीक के रूप में निर्वाह हो जाता है, वहीं अपने आह्लाद से प्लावित नदी
स्वयं प्रतीकार्थ है, जिसका प्रतीक है आह्लाद या उन्माद में नर्तन करने वाली मातृस्वरूपा आदि शक्ति माँ। ऐसे में मानना होगा कि कविता में प्रतीक का अपना अर्थगत जीवन भी होता है, जो जरूरी नहीं कि मूल प्रतीकार्थ के साथ सामंजस्य ही हो, बल्कि संभव है कि उसकी अर्थगत संगति दूसरे प्रतीक से हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नदी के द्वीप में तीनों प्रतीक चलते हैं, और इस प्रतीक से मतलब जो द्वीप और नदी और जो भूखंड के बीच का रिश्ता है वो वैसा ही है कि द्वीप का संस्कृति से यानी व्यक्तित्व का को संस्कृति बनाती है, उसका संस्कृति से सीधा संबंध है। लेकिन भूखंड यानी जो समाज है उससे उसका बहुत लिमिटेड एक सीमित संबंध है, जिसको आगे इस कविता में लाना चाहते हैं कि उसी वजह से मतलब व्यक्तित्व का पे जो असर होता है वो संस्कृति का होता है। व्यक्ति जो होता है वो संस्कृति से प्रभावित होता है, समाज से नहीं। मतलब आप एक समाज में पैदा हो सकते हैं पर उसका असर बहुत आप पर पड़ता नहीं है, ऐसा आगे मानते हैं। लेकिन फिर वही संस्कृति जो है अपने दूसरों के स्वराचार से या अतिचार से या फिर अपने ही आह्लाद से वो नष्ट करती है, तब फिर वहाँ पर उसको संस्कृति या मातृ स्वरूपा मानने से काम नहीं चलेगा। तो ये जो प्रतीक के प्रतीक वाली व्यवस्था है इसको समझना पड़ेगा, फिर ये कविता जो है आसानी से समझ में आ जाती है। धन्यवाद।